दोपहर के 3 बज गए हैं। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं बुलेटिन, मेरे यानी कंचन डोगरा नेगी के साथ। और बड़ी खबर से हम बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसका आज 22वां दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई है। दूसरे दिन सुनवाई जारी रही। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए कहा गया, प्रदर्शन करना लोगों का मौलिक अधिकार है और प्रदर्शन के अधिकार में कटौती करने का सवाल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे बाधित नहीं करेंगे। तो कल सुनवाई की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष सुना गया था। किसानों को सुनना बाकी था, लेकिन आज दूसरे दिन भी किसान आंदोलन पर सुनवाई जारी रही। सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी सुशील पांडे की तरफ। दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुशील पांडे, आपसे वो एक एक बात जानना चाहेंगे बुलेटिन में और दर्शकों को बताना चाहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है किसानों के आंदोलन के ऊपर। आज देखिए कंचन, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, सुनवाई में सरकार की तरफ से भी बातें रखी गई, किसान एसोसिएशन की तरफ से भी बातें रखी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कंचन जो महत्वपूर्ण बात थी वो यही थी कि किसानों की इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। एक तरफ प्रदर्शन की जो मौलिक अधिकार की सीमा है उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं टच करना चाहता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि लगातार किसानों के साथ जो सरकार का संवाद असफल हुआ है उसको एक बार फिर से क्यों ना जोड़ा जाए और इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कंचन साफ तौर से ये कहा गया कि जिस तरह किसान लगातार 22 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में उनके स्वास्थ्य को लेकर केंद्र सरकार बहुत गंभीर है। कोविड के प्रचार प्रसार को लेकर और जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स वहां नहीं माना जा रहा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी आदेश जारी करेगा तो केंद्र सरकार उसका पालन करेगा। पंजाब सरकार की तरफ से पी चिदम्बरम अपीयर हुए, उन्होंने फिलहाल किसानों के इस विरोध का कहीं ना कहीं समर्थन किया और यह कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी भी कमेटी का गठन करता है तो निश्चित रूप से पंजाब सरकार उस कमेटी के समर्थन में रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सवाल किया कंचन कि जब तक किसानों के साथ बातचीत का दौर जारी है, कि इस पूरे 22 दिन के आंदोलन का अगर हल निकालना है जो कि सिर्फ किसानों और केंद्र सरकार के द्वारा ही निकल सकता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या नजर आया? उस पर हल निकलना कैसे मुमकिन हो पाएगा जहां पर कई दौर की बातचीत फेल हो चुकी है? आज देखिए कंचन, इस पर भी बातचीत हुई और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान एसोसिएशन से ये कहा कि वो ये चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन को वो टच ना करें, लेकिन बिना सरकार के साथ बातचीत किए इस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और वो ये चाहते हैं कि केवल सरकार की तरफ से जो आश्वासन हो, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 22 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है, कोई अराजकता नहीं फैली, कहीं अशांति नहीं दिख रही है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर 22 दिन से किसान अपनी बातें रख रहे हैं आंदोलन के द्वारा। लेकिन अगर हल चाहिए इस समस्या का तो केंद्र के साथ बातचीत करनी ही होगी। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आपको दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर किसान धरने पर हैं, साथ ही दूसरे संगठनों के आने को लेकर भी पुलिस अब अलर्ट पर है। चिल्ला से पहले महामाया पर भी पुलिस तैनात है और दूसरे संगठनों के लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। दूसरी तरफ आज होने वाली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर किसानों की नजर तो रहने ही वाली थी, जो कि हो चुकी है। तो आंदोलन करना किसानों का मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। लेकिन अगर समस्या का समाधान ढूंढना है तो किसानों को आंदोलन खत्म करके केंद्र सरकार के साथ बातचीत करनी होगी और एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचना होगा। तो ये तीसरी तस्वीरें आपके सामने चिल्ला बॉर्डर से है, जहां पर कुछ दिन पहले किसानों ने बॉर्डर को खोल दिया था। ये देखते हुए कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, लोग बहुत परेशानियां उठा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का धरना शुरू हो चुका है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार 22 दिन से अड़े हुए हैं, आंदोलन पर जारी है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बातचीत के द्वारा ही समाधान ढूंढे। क्या जरासंध ने कृष्ण को हरा दिया था? क्या जरासंध को डर से भाग गए थे भगवान कृष्ण? ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब में दावा किया गया है कि जरासंध ने कृष्ण को हराया था। इस दावे पर विवाद खड़ा हो गया है। आखिर सच क्या है?
इस पर हम एनसीईआरटी से ही संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी पक्ष जानने के लिए। ये है एनसीईआरटी की किताब बाल महाभारत कथा। ये किताब कक्षा 7 के छात्रों को पढ़ाई जाती है। इसमें कृष्ण और जरासंध के युद्ध का जिक्र है। किताब में बताया गया है कि जरासंध के डर से कृष्ण ने मथुरा को छोड़ दिया था, लेकिन विद्वानों को इस दावे पर ऐतराज है। इस किताब को लेकर विवाद बढ़ गया है। किताब कृष्ण के हार का दावा करती है, तो विद्वान इसे खारिज कर रहे हैं। वो कहाँ से लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, किस शास्त्र के आधार पर लिखे हैं, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। भगवान ने कहीं हारने की बात महाभारत में कहा है, ऐसा मेरे पढ़ने में नहीं आया। न सिर्फ गीता प्रेस के जानकार एनसीईआरटी के दावे को खारिज कर रहे हैं, बल्कि प्रयागराज के विद्वान भी कह रहे हैं कि किताब में गलत जानकारी दी गई है और ऐतिहासिक छेड़छाड़ है। अगर यह बात पढ़ाई जा रही कि वो पराजित हुए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 17 बार उन्होंने पराजित किया उसको, और कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं आता। न तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा उल्लेख है, न ही महाभारत में ऐसा उल्लेख है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 7वीं की किताब के इस पेज पर ये विवादित तथ्य दिए गए हैं, तो हम आपको बता दें कि बाल महाभारत कथा के 32वें और 33वें नंबर पेज में इसका जिक्र है, जिसमें कृष्ण की ओर से लिखा है कि 3 बरस तक हम उनकी सेनाओं से लड़ते रहे, पर आखिर में हार गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। ये युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण की बातचीत का एक अंश है, जो एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखा है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। लिखने वाले की अपनी अपनी दृष्टि है, लेकिन जो वेदव्यास ने लिखा वही प्रामाणिक है। वो कभी नहीं हारे। ये अगर कहीं पढ़ाया जा रहा है तो वो गलत है, और इस तरह की चीज को हटाने का मैं अनुरोध करूंगा। किताब में ये भी लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण रासु यज्ञ कराना चाहते थे, जिसको लेकर युधिष्ठिर से चर्चा की थी। इस दौरान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि यज्ञ में मगध का राजा जरासंध मुश्किल खड़ा कर रहा है। जरासंध को हराए बिना यज्ञ कर पाना मुश्किल है। आपको बता दें कि कृष्ण कई बार जरासंध को हरा चुके थे। ऐसे में ये लिखना कि जरासंध के डर से द्वारका भाग गए थे, जानकारों के मुताबिक सही नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से राम गोपाल, इलाहाबाद से सर्वेश दुबे के साथ मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। सीधे रुक करते मेरे सहयोगी राम गोपाल की तरफ, हमारे साथ लाइव मौजूद है। राम गोपाल, ये बच्चों को क्या अनशन पढ़ाया जा रहा है? क्या वाकई में जरासंध ने कृष्ण को हरा दिया था? ये हमने तो नहीं पढ़ा है, और ना ही कृष्ण भगवान जो हैं जो उनसे डर से भागे थे, लेकिन बच्चों को ये गलत पढ़ाना पाप है। ये गलती पकड़ में कैसे आई है? सबसे पहला सवाल यही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसको जो इतिहासविद हैं वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार हराया था, और अगर वो मथुरा छोड़ के गए थे तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि बार बार जरासंध मथुरा पर अटैक कर रहा था, और वहां पे जो जनहानि हो रही थी उसको बचाने के लिए फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक मायावी दुनिया रची जो सेम मथुरा की तरह थी, और उसको द्वारका में वहां बनाया और मथुरा के लोगों को ले जाके वहां सुरक्षित किया। और जरासंध के मौत का कारण भी कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण ही बने। उन्होंने ही एक लीला रची और फिर भीम के हाथों उसकी मौत का कारण बना। अब ये एनसीईआरटी की किताब में चूंकि ये पढ़ाया जा रहा था, तो सबसे पहले इस बात का जब गीता प्रेस के लोगों को पता चला तो उन्होंने इस पे सवाल उठाया कि ये कहीं पे हमारे धर्म में नहीं लिखा हुआ है, और फिर जो इतिहासविद है उन्होंने इस चीज पे सवाल उठाया। और जो शिक्षाविद है उनका साफ साफ कहना है कि जिस छोटी उम्र में बच्चों को ये सारी चीजें बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि गलत तथ्यों के साथ अगर हम बच्चों को बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो उनके जो मस्तिष्क पे है वो गलत प्रभाव पड़ेगा, वो गलत ही जानेंगे। तो पूरे मामले को लेकर अब गोरखपुर के जो विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, चाहे प्रोफेसर हो, इतिहासकार हो, सब बहुत नाराज है। उनका साफ कहना है कि एनसीईआरटी को अपनी गलती सुधारनी चाहिए, और इस तरीके के जो बातें हैं वो बच्चों को नहीं पढ़ानी चाहिए। कंचन, शुक्रिया आपका रामगोपाल जानकारी के लिए। अब आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी ने आज यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र जेवर में बनने वाले देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के डिजाइन और लोगों और उसका नाम तैयार करने के लिए प्रेजेंटेशन को देखा है। साथ ही लोगों को मोहर भी लगा दी है उस पर।
जेवर एयरपोर्ट का लोगो सारस पक्षी होगा। इस पर सीएम योगी ने खुशी जताई है। हम आपको बता दें, स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 29,650 करोड़ की लागत से 1334 हेक्टेयर भूमि में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का ठेका दिया गया है। We were also able to introduce a logo, and it's very important to us that the logo signifies and symbolizes that the airport is rooted in UP, is at home in UP. It takes up symbols of the local fauna, of the Saurus crane, and it also signals the modernity, the efficiency, the high-tech digital airport that we are intending to construct. देखिए, जो लोगों के पीछे जो परिकल्पना है वो स्टेट बर्ड सारस यहाँ का स्टेट बर्ड है, और जहाँ जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पर काफ़ी जो है क्रेन सारस पाए जाते हैं। तो सारस को आपने लोगो चुना है, और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है और जो एरोप्लेन उड़ेंगे उसको दोनों को इनोवेशन टेक्नोलॉजी और एरोप्लेन की अवधारणा, उसके प्लेटफॉर्म, तीनों चीज़ों को जोड़ते हुए ये डिज़ाइन बनाई गई है, जो कि वो सारस है, जो कि अपने आप में सारी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट साइंस, इनोवेशंस को अपने आप में समेटे हुए है और उड़ान भरने को तैयार है। तो इस प्रकार का लोगो ये चुना गया है, और माननीय मुख्यमंत्री ने इस लोगो को देखा और उस पर प्रसन्नता व्यक्त की और उस पर सहमत दी। एयरपोर्ट 4 चरणों में बनेगा। पहले चरण में 2 रनवे, एक रनवे से एयरपोर्ट स्टार्ट होगा, फिर 2 रनवे बनेगा, और चारों चरण की लागत तो काफ़ी है। पहले चरण में केवल 5,000 करोड़ रुपए का जो है वो व्यय होगा, और जब टोटल व्यय होगा 4 चरणों में तो 30,000 करोड़ की ये परियोजना है। मैं एक बार फिर से ज्यूरिख इंटरनेशनल के जो आज यहाँ पर स्टेट के हमारे इंडिया के सीईओ आए हैं, अधिकारीगण आए हैं, इन सबको उत्तर प्रदेश आगमन के लिए हृदय से स्वागत करता हूँ, और सहयोग के लिए हर भरपूर सहयोग राज्य सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार की नीतियों के अंतर्गत इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूं कि सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेजेंटेशन देखा है, और प्रेजेंटेशन देखने के बाद सीएम योगी ने इस पर सहमति की मुहर भी लगाई है, यानी कि जो लोगो है वो फाइनल कर दिया गया है। जो लोगो होगा वो सारस पक्षी होगा। इसके अलावा जो डिज़ाइन दिखाई गई मुख्यमंत्री को, उसमें जो बताया जा रहा है वो अति आधुनिक जो सुविधाएं होंगी उससे लैस होगा ये एयरपोर्ट। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की उस कंपनी के तमाम वो अधिकारी भी आज इस प्रेजेंटेशन में शामिल रहे, जिन्होंने जो डिज़ाइन तैयार किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन के जरिए समझाने का प्रयास भी किया है कि बनने के बाद वो एयरपोर्ट का जो स्वरूप होगा वो किस तरीके का होगा। इसके अलावा 4 चरणों में बनकर ये तैयार होगा एयरपोर्ट, और ये माना जा रहा है कि 2023 तक जो इसके निर्माण कार्य है वो ज़मीनी स्तर पर शुरू हो जाएगा। अनामिका, सी न्यूज़ 18, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बरेली में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है, और इससे ना मीडिया खत्म होगी, माफ कीजिए मंडियां खत्म होंगी, ना ही किसानों को नुकसान होगा। सीएम योगी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बार बार कहा है कि कृषि संबंधी सुधार के लिए जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं, यह किसानों की जमीनों को किसी को भी कब्जा करने की छूट नहीं देती है। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। मंडी तो ये चलेंगे ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। यहां आपको बताएं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूपी में कोरोना के आंकड़ों को फर्जी बताया। उनके इस बयान पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने उनकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह की घटिया टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पहले अपने गिरेबां में झांक कर देखें। अब स्वास्थ्य मामले पर आम आदमी पार्टी के मुखिया
अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरह का अटपटा बयान भी दिया हुआ है। मुझे ये ज्ञात हुआ है और मुझसे कुछ लोग ने पूछा भी था कि उनका ये बयान आया था कि उत्तर प्रदेश फर्जी आंकड़ा दे रही है कोरोना से संबंधित। ये तो बहुत ही निंदनीय है और एक मुख्यमंत्री के रूप में जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उस स्तर का व्यक्ति इतना घटिया बयान देगा, इतना हल्का बयान देगा किसी भी प्रदेश के बिना जानकारी लिए। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो व्यक्ति अपनी कमियां को छुपा रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है देवरिया से। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। कोरोना वैक्सीन को लेकर अलर्ट पर 380 स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। वैक्सीन लगाने की दी जा रही है ट्रेनिंग। 5D फ्रीजर और 60 ILR में रखा जाएगा वैक्सीन को। जिला अस्पताल में बनाया गया है वैक्सीन सेंटर। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। अनिल प्रजापति गिरफ्तार किए गए हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का बेटा है अनिल प्रजापति। गोमती नगर विस्तार पुलिस ने की है गिरफ्तारी। गायत्री के पूर्व मैनेजर ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। धोखाधड़ी के साथ ही कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद बड़ी खबर है जालौन से, जहां पर जमीन के विवाद में 2 पक्षों में गोलियां चल गई हैं, लाठी डंडे चले हैं, अवैध असलों में हुई है फायरिंग और दोनों पक्षों के 2-2 लोग बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से घायल हो रखे हैं। सूचना पर पहुंची है पुलिस और पुलिस ने घायलों को पहुंचाया सबसे पहले जिला अस्पताल। एक पक्ष के 2 लोगों को गोली लगी है, गंभीर हालत में जिला अस्पताल उरई से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। सूचना पर जिला अस्पताल उरई पहुंचे जालौन से बड़ी खबर, जमीन का विवाद जिसमें फायरिंग हुई है। प्रदीप मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। प्रदीप, ये पूरा मामला क्या है? ये आपको बता दूं कि पूरा मामला कोटौन थाना क्षेत्र के खेड़ा सलेमपुर गांव का है, जहां पर 10 साल से पुरानी रंजिश 9.5 बीघा जमीन को लेकर 2 ग्रुप में, एक दुबे ग्रुप है और दूसरा शुक्ला ग्रुप है। इन दोनों में जमीनी रंजिश का काफी पुराना मामला चला आ रहा था। आज जमीन जोतते समय जब खेत में दुबे परिवार वहां पर खेत में जुताई कर रहा था, तभी वहां पर शुक्ला पक्ष के 10-12 दर्जन से अधिक लोग पहुंच गए और उन्होंने अवैध असलाओं के साथ उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं अगर देखा जाए तो दोनों पक्षों से फिर लाठियां जंगल के लिए फायरिंग हुई, अवैध असलाओं से फायरिंग हुई है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें पेट में गोली लगी है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद झांसी का रेफर कर दिया गया है। हालांकि वहाँ पुलिस ने सारा मोर्चा संभाल लिया है। गाँव में पुलिस फोर्स लगा दिया गया है कि कोई अप्रिय घटना ना होगा इससे। और अभी फिलहाल में पुलिस का ये प्रदीप, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अगली खबर बड़ी है, वो भी आगरा से है, जहां पर ADA पर बीजेपी का प्रदर्शन देखा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है प्रदर्शन, VC और सचिव पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तस्वीरें आपके सामने होंगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की। हम लोग का काम है नीचे ले जाना, मुख्यमंत्री जी से जाएंगे नहीं। रामनगरी अयोध्या में पारंपरिक खेती के साथ साथ किसान फूलों की भी खेती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस फूल की खेती से ये किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। फूलों की खेती कैश क्रॉप के रूप में मानी जाती है, क्योंकि किसानों के खेतों से ही फूल बिक जाते हैं। तो वहीं अयोध्या के मठ मंदिरों में भी इन फूलों की सप्लाई की जाती है। अयोध्या की सदर तहसील के रामपुर हलवारा गांव में किसान बनारसी गेंदे के साथ कई किस्म के गेंदे के फूलों की खेती कर रहे हैं। इन फूलों की सप्लाई अम्बेडकर नगर, लखनऊ समेत कई जिलों में की जाती है। अयोध्या में कई मंदिरों की वजह से यहाँ फूलों की अच्छी खासी खपत है। अयोध्या के मंदिरों में चाहे रामलला हो या हनुमानगढ़ी हो, कनक भवन हो या दूसरे मंदिर हो, सभी मंदिरों में फूलों की सप्लाई यहीं से की जाती है। कलकत्ता और बनारस मंगाता हूँ। मौसम के अनुसार 3-4 प्रजातियाँ हैं, मौसम के अनुसार हम इस खेती को लगाते हैं। और ये 90 दिन की प्रजातियाँ होती हैं, 60 दिन की प्रजातियाँ होती हैं। गेंदा है, जाफरी है, देसी गेंदा है, इसको मैं लगाता हूँ। और मैं अपने पिताजी के ज़माने से ही इसको लगा रहा हूँ। गेंदे के फूल की खेती 60 से 90 दिनों की होती है। वैरायटी के साथ साथ देसी गेंदे की भी खेती किसानों को ज्यादा पसंद आ रही है।
क्योंकि इनकी मांग भी अच्छी खासी है। और इस समय नवनीत सहगल मीडिया से बात कर रहे हैं, सीधे रुख कर रहे हैं नवनीत सहगल। हाथ धोते रहें और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, क्योंकि बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियों के माध्यम से सभी प्रदेश सरकार के विभागों के समन्वय के माध्यम से प्रदेश सरकार में लगभग 2.25 करोड़ के आसपास अब टेस्ट हो चुके हैं। घर घर जाकर सर्वेक्षण करने का जो कार्य चल रहा था वो दस्तूर जारी है। लगभग 14 करोड़ 85 लाख लोगों तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहुंच बनाई गई है, उनसे पूछा गया है, उनका हालचाल जाना गया है। इस प्रकार लगभग 24 करोड़ की जनसंख्या में से 17 करोड़ के आसपास लोगों के या तो टेस्ट हो चुके हैं या उनकी स्वास्थ्य की जानकारी, उनको संक्रमण की जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा ले ली गई है और ये प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें इतने अधिक स्तर पर सबसे अधिक टेस्ट हुए हैं और सबसे अधिक इतने कम समय में भी सबसे अधिक जनसंख्या को जाकर संपर्क किया गया है। तो यूपी राज्य एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा कोविड के टेस्ट हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ जहां पर वैक्सीन अगले ही महीने आने वाली है, उसकी तैयारी भी योगी सरकार की पूरी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।